नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जॉब्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली कुछ क्लासों से हम 3 क्लासेस से एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछली 3 क्लासों में हमने पहली क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन और उनके बेसिक परिचय के बारे में चर्चा की थी। सेकेंड और थर्ड क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स में खास करके मोनोसैकराइड्स के स्ट्रक्चर्स और उनकी रिएक्शंस के बारे में चर्चा की थी सेकेंड और थर्ड क्लास में। आज इस कार्बोहाइड्रेट की फोर्थ क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट्स के सेकेंड फॉर्म या क्लासिफिकेशन का जो सेकेंड हिस्सा है दैट इज ऑलिगोसैकराइड्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोनोसैकराइड्स के बारे में हम सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम ऑलिगोसैकराइड की चर्चा करने वाले हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था या जब हमने डिवीजन पढ़ा था, तब डिवीजन में हमने देखा था कि हम सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड, दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकराइड, और तीसरे को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकराइड, है ना। तो आज अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं हमारी किस पे करने वाले हैं, ऑलिगोसैकराइड पे चर्चा करने वाले हैं। अब वापस से समझ लो इस चीज को, है ना। ऑलिगोसैकराइड में जाने के पहले देखो, हम सामान्यतः यह मान के चल रहे होते हैं कि जो मोनोसैकराइड होता है ना, जो मोनोसैकराइड होता है, मान के क्या चलते हैं, एग्जैक्टली है ही वो चीज तो, है ना, कि जो मोनोसैकराइड है एक सिंगल सुगर मॉइटी होती है। क्या होता है वो एक सिंगल सुगर मॉइटी होती है। सिंगल सुगर मॉइटी होने का मतलब होता है एक सिंगल सुगर क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब ये जो सिंगल सुगर मॉलिक्यूल है, यही आपस में क्या हो जाए, 2 3 4 5, है ना, या 2 से लेकर के 9 नंबर तक, 10 नंबर तक क्या हो जाए, जुड़ जाए। मतलब समझो ये ग्लूकोज था, ये क्या था, फ्रक्टोज था, है ना, ये दोनों क्या हो गए, आपस में मिल गए। जब तक ये सिर्फ ग्लूकोज था, जब तक ये सिर्फ फ्रक्टोज था, तब तक दोनों इंडिविजुअली क्या कहला रहे थे, मोनोसैकराइड कहला रहे थे। लेकिन ये दोनों क्या कर लें, आपस में रिएक्शन कर लें और दोनों क्या कर लें, एक नया कंपाउंड बना ले। वैसे नया कंपाउंड क्या बनता है, सुक्रोज बनेगा, बट वो नया कंपाउंड बना ले। तो हम इस प्रकार की चीज को क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकराइड बोलते हैं। वापस से फिर से हमने कहा कि एक मोनोसैकराइड, ये दूसरा सुगर मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इनके मिलन की वजह से, है ना, यहां तो सिर्फ 2 यूनिट मिल रही हैं, ऐसी हजारों की संख्या में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। इनके मिलने की वजह से जो एक नया कंपाउंड बनता है, उस नए कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। वो ग्लाइकोसाइड्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑलिगोसैकराइड होगा अथवा क्या होगा, पॉलीसैकराइड होगा। पॉलीसैकराइड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं और ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, फिर हम ये समझेंगे ग्लाइकोसाइड बनते कैसे हैं। बोले ग्लाइकोसाइड कैसे बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से बनता है। फिर जब हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड समझ लेंगे, देन हम किस में आएंगे, ऑलिगोसैकराइड पर जंप करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं ग्लाइकोसाइड क्या है। जैसा मैंने पीछे समझाया कि यहां पर क्या हो रहा है, 2 सुगर मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रही है। 2 सुगर मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होने से जो नया कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। इसको समझते हैं ना। तो ग्लाइकोसाइड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन द हेमी एसिटल और अ हेमी कीटल, है ना। इस चीज को हेमी एसिटल क्या है, हेमी कीटल क्या, मैंने समझाया हुआ है कि जब तुम सुगर मॉलिक्यूल को एक लीनियर फॉर्म में शो करते हो तो वो क्या कहलाता है, फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। जब उसी सुगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को तुम रिंग फॉर्म में शो करते हो तो वह होवर्थ प्रोजेक्शन कहलाता है। रिंग फॉर्म में जब तुम शो करते हो तो रिंग फॉर्म में वो तो किस में शो होगा, वो पायरान में, अथवा किस में शो होगा, फ्यूरान रिंग में, है ना। पायरान रिंग, फ्यूरान रिंग, ये सब मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है पिछले क्लास में। अब इसमें से मान लो पायरान फ्यूरन जिसमें भी शो हो रहा है, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग जिसमें भी शो हो रहा है, उसमें ग्रुप क्या होगा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें तो हम उसको हेमी एसिटल बोलते हैं रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर वाले में, और यदि उसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेमी कीटल बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन द हेमी एसिटल और हेमी कीटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर कार्बोहाइड्रेट, है ना। कि हम क्या कह रहे हैं कि एक हेमी एसिटल अथवा हेमी कीटल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, वह दूसरे कंपाउंड के जो दूसरा हेमी एसिटल अथवा हेमी कीटल है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, ठीक है। उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या कर ले, रिएक्शन कर ले। तो जब 2 या 2 से अधिक
कंपाउंड के बीच में क्या हो रही है, यहाँ अभी दो से अधिक मत जाओ, सिर्फ दो में फोकस रखो क्योंकि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं। तो जब दो हेमी एसिटल अथवा दो हेमी कीटल कंपाउंड के बीच में क्या होती है, एक बॉन्डिंग होती है, तो यह बॉन्डिंग उन दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में होती है, यह बॉन्डिंग उन दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में होती है। और ये जो बॉन्डिंग होती है उस वह किस वो बॉन्डिंग जो हो रही है, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसोडिक बॉन्ड बोलते हैं। और इन दोनों के बॉन्डिंग के बाद मतलब ग्लाइकोसोडिक बॉन्ड से जुड़ने के कारण जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं ना, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। वही हम यहाँ तक अभी तक बात कर रहे थे, ठीक है। The bond formed in this reaction is called glycosidic bond, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी इज नोन एज दी अग्लाइकॉन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है इस प्रोसेस में, है ना, कई बार क्या होता है ये प्रोसेस में, सामान्यतः तो हम मान के चलते हैं कि दो शुगर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर ले रहे हैं। लेकिन कई बार रिएक्शन करने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो दोनों शुगर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन तब भी बात वही रही आएगी, क्या रही आएगी कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही होगा, और जो बनने का उसको हम ग्लाइकोसाइड ही बोलेंगे, है ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइड ही बोलेंगे। बस अंतर क्या आ जाएगा, अंतर ये आ जाएगा कि जो शुगर वाली मोइटी हो तो शुगर वाली कहलाएगी, लेकिन यदि मान लो दूसरी मोइटी क्या थी, दूसरा कंपाउंड क्या था, नॉन शुगर मॉलिक्यूल था, नॉन शुगर मोइटी थी, तब हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं अग्लाइकॉन, है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, अग्लाइकॉन बोलने लग जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। हिंदी वाले मेरे भाई हिंदी की तरफ भी देखते चलेंगे, ठीक है। अब आता है ग्लाइकोसाइडिक बंध और उसकी संरचना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एंड देयर स्ट्रक्चर। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो सबसे क्लासिफिकेशन में सबसे बेसिक में आता है वो क्या आता है, मोनोसेक्राइड आता है। उसके ऊपर जो भी आते हैं उसके ऊपर क्या आता है, या तो ओलिगोसेक्राइड आएगा और या फिर क्या आएगा, पॉलीसेक्राइड आएगा। तो मोनोसेक्राइड से ऊपर जो कुछ आ रहा है उसमें दो या दो से अधिक शुगर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। जहां पर भी दो या दो से अधिक शुगर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वहां पर वो दोनों क्या कर रहे होंगे, आपस में जुड़ रहे होंगे। वो जुड़ने की जो प्रोसेस है, वो जुड़ने का जो कारण है, बंध है, बॉन्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर, है ना, उसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के आधार पर क्या बनता है, डाइसेक्राइड्स बनते हैं, ओलिगोसेक्राइड बनते हैं, अथवा क्या बनते हैं, पॉलीसेक्राइड बनते हैं। हम डाइसेक्राइड यहाँ पर अलग से नहीं देखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसको किसमें शामिल कर लिया है, ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही समाहित कर लिया है, ठीक है। अब आता है कि नोमेनक्लेचर ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, कैसे कि द नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज बेस्ड ऑन, पहला कि द कार्बन एटम्स इन्वॉल्वड इन द लिंकेज, कि कौन सा कार्बन एटम अथवा कितने कार्बन एटम इन्वॉल्वड है प्रोसेस में, और दूसरा कि द स्टेटस ऑफ द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है वो मैंने पीछे आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जब हेमी एसिटल अथवा हेमी कीटल, है ना, हेमी एसिटल अथवा हेमी कीटल जो फॉर्म होता है शुगर का, उसमें जो हमारा एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बन है वह हेमी एसिटल अथवा हेमी कीटल फॉर्म के स्ट्रक्चर में यदि क्या कैसी प्रॉपर्टी शो करे, कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी शो करे, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी शो करे, कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी शो करे, तब हम उस प्रकार के कार्बन को क्या बोलते हैं, उस कायरल कार्बन क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने एनोमेरिक कार्बन आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा कि उसको नाम देने के दो आधार होते हैं। पहला आधार क्या होता है, कौन सा कार्बन एटम शामिल है, दूसरा आधार क्या होता है कि एनोमेरिक कार्बन में क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि हम उदाहरण के लिए कहें, लैक्टोज इज फाउंड बाय अ बॉन्ड बिटवीन, है ना, लैक्टोज एक क्या है, डाइसेक्राइड है ना, लैक्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है। हम इसी का यहाँ पे क्या है, लैक्टोज को एग्जांपल में लिए हुए हैं, ठीक है। तो लैक्टोज इज फाउंड बाय द बॉन्ड बिटवीन C1 ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो अभी जस्ट बात करी थी ना, कौन सा कार्बन एटम इन्वॉल्व है यहाँ पर, गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4। इसके अलावा हमने देखा स्टेटस ऑफ द एनोमेरिक कार्बन क्या है, ये जो गैलेक्टोज था इसमें एनोमेरिक कार्बन का स्टेटस क्या था, बीटा था, और यहाँ पर उसमें ग्लूकोज वाले में एनोमेरिक कार्बन को नहीं शो किया गया, ठीक है। अब वापस से कि हमने उसको क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, फाइनल नाम क्या निकल करके आया, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो क्या पता चला कि यहाँ पर पहला और चौथा कार्बन क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, जिसमें ये जो पहला कार्बन है वो क्या कर रहा है, बीटा स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो है ही हमारा, ठीक है। और इस प्रकार से एक डाइसेक्राइड बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं,
लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव में, ठीक है। ये मैंने पीछे आपको ऑलरेडी समझा दिया था, तो अभी हम इसको मेरे ख्याल से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे मूल मुद्दे पर, वो क्या है, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। पीछे मैंने आपसे कहा कि डाइसैकेराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो सुगर मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें दो सुगर मॉइटी क्या हो रही होंगी, जुड़ रही होंगी, ठीक है। हम यहाँ पर डाइसैकेराइड को अलग से क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो ओलिगोसैकेराइड हैं वह 2 से लेकर के 10 तक के क्या होते हैं, सुगर मॉइटी के स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब 2 सुगर मॉइटी आपस में मिल जाएं, है ना, 3 आपस में मिल जाए, 4 मिल जाए, इस प्रकार से। तो 2 से लेकर के 10 तक की जो सुगर मॉइटी यदि आपस में मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाती हैं, तब हम इस प्रकार के कंपाउंड क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकेराइड के नाम से उसको संबोधित करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ किसकी मदद से पॉसिबल होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से पॉसिबल होता है, जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया। दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। कैसे, मोनोसैकेराइड मतलब क्या हुआ, सिंगल सुगर मॉइटी हो गया, पॉलीसैकेराइड मतलब क्या हुआ, मोर देन 10 सुगर मॉइटी हो गया, है ना, मोर देन क्या हुआ, 10 सुगर मॉइटी हो गया। तो फिर बीच में बचा क्या, तो बीच में क्या बच जाएगा, हमारा ऑलिगोसैकेराइड बच जाएगा। ये जो बीच में हमारा ऑलिगोसैकेराइड बचा है, इसमें कितना होगा, 2 से लेकर के लगभग 9-10 तक के क्या होंगे, कंपाउंड यहाँ पर पाए जाएंगे, 9 से 10 सुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड एक मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बीच का संरचना है, स्ट्रक्चर है, जिसमें कई सारे मतलब कि 2 से लेकर के 10 तक क्या होते हैं, सुगर मॉइटी जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से, ठीक है। अब इसका एक क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूं, वो क्लासिफिकेशन क्या है, तो ऑलिगोसैकेराइड्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंपल ऑलिगोसैकेराइड, दूसरे क्या होते हैं, कॉन्जुगेट ऑलिगोसैकेराइड्स। हमको सिंपल वाले पोर्शन से यहाँ पे ज्यादा मतलब है। जो सिंपल ऑलिगोसैकेराइड हैं वो दरअसल क्या होते हैं, ऑलिगोमर होते हैं ना। ऑलिगोमर शब्द क्या होता है, तो ये ऑलिगोमर शब्द पॉलीमर शब्द के जैसा होता है। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर हर वो चीज कही जाती है जो कई सारी चीजों के मिश्रण से बनी होगी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर क्यों है, क्योंकि वो कई सारी क्या है, सुगर मॉइटीज से मिलकर के बनते हैं। प्रोटीन पॉलीमर क्यों है, क्योंकि वो कई सारे क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। तो इसी प्रकार का पॉलीमर जैसा शब्द क्या होता है, ऑलिगोमर होता है ना। तो ऑलिगोमर ऑफ मोनोसैकेराइड, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डाइसैकेराइड मतलब 2 सुगर मॉइटी मिली होंगी, ट्राइसैकेराइड मतलब 3, टेट्रासैकेराइड मतलब 4, पेंटासैकेराइड मतलब 5। गिनती कहां तक जा सकती है, 10 तक जा सकती है। 10 के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि 10 के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा पॉलीसैकेराइड आ जाएगा। 10 के ऊपर क्या आएगा, हमारा पॉलीसैकेराइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल वाले पोर्शन को, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा, वो है डाइसैकेराइड। क्या होते हैं, तो डाइसैकेराइड्स आर अ टाइप ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक प्रकार के ऑलिगोसैकेराइड ही है ना, ये क्या है, एक प्रकार के ऑलिगोसैकेराइड ही हैं, जिनमें क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं ना, जिसमें क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं, विच मे बी सिमिलर और डिफरेंट, जो कि समान भी हो सकती हैं और जो कि क्या हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि आपस में किससे जुड़ी होंगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। हमने पीछे डिस्कस कर लिया। मान लो यही एक एग्जांपल है ना, यही एक एग्जांपल हम यहाँ पे रख रहे हैं, जिसमें हम कहेंगे कि 2 क्या हो रहे हैं, सुगर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ये पहला सुगर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा सुगर मॉलिक्यूल है। ये दोनों सुगर मॉलिक्यूल किसकी मदद से मिल रहे हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से मिल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था। अब आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइसैकेराइड्स। पहला डाइसैकेराइड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये क्रिस्टलाइन प्रकृति के होते हैं ना, क्रिस्टलाइन या स्फटिकीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा, पानी में घुलनशील होते हैं। और तीसरा क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। इतना दूर जाने के बजाय सोचो कि लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। और क्या सोचोगे, तो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। और क्या सोचोगे, तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ये सब 2 सुगर कंपाउंड से मिलकर के बने हैं। अब उदाहरण के लिए रखो सुक्रोज को लेकर के, तो क्या सुक्रोज इन तीनों में फिट नहीं बैठता, बिल्कुल फिट बैठता है भाई, है ना। अब ये वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं, इसको समझ लो। अभी क्या हो रखा है, जो मोनोसैकेराइड है वो पूरे वाटर सोल्यूबल रहेंगे, जो ऑलिगोसैकेराइड हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं,
लेकिन उसमें सभी प्रकार के ओलिगोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल नहीं रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ओलिगोसैकेराइड का एक प्रकार क्या आता है, डाइसैकेराइड, जिसमें मात्र कितने कार्बन है, दो, सॉरी कितने एटम है, शुगर है, दो शुगर हैं। तो चूंकि अभी स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, चूंकि अभी स्ट्रक्चर ज्यादा बल्की नहीं हुआ है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल है। जैसे जैसे नंबर ऑफ उसमें वो मोनोसैकेराइड या शुगर मॉइटी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बल्की होता जाएगा। बड़ा और बल्की स्ट्रक्चर वाटर में डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच का जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो टूटता नहीं है। भाई सीधी सी बात है, इसको समझो ना, दे आर वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल होगा तो मतलब होगा क्या एग्जैक्टली, तो भाई इनके बीच का जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये पहला जो कंपाउंड हो अपने अलग अस्तित्व में आ जाएगा, दूसरा वाला जो कंपाउंड हो अपना अलग अस्तित्व में आ जाएगा, है ना। तो ये एग्जैक्टली अंतर आता है वाटर सॉल्युबिलिटी के कारण। तीसरा जो मेजर बात है वो क्या, स्वीट इन द टेस्ट, सुक्रोज मीठा होता है, लैक्टोज मीठा होता है, माल्टोज मीठा होता है ना, तो वो उसको आप बता सकते हैं सामान्यतः, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, वो है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, ठीक है। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स या रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, मैंने सबसे पहले दिन की जो हमारी क्लास थी उसमें समझाया था, लेकिन चूंकि आज डाइसैकेराइड पढ़ रहे हैं हम, तो फिर से उसको एक बार थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड क्या होते हैं, तो डाइसैकेराइड्स इज कंसीडर्ड रिड्यूसिंग इफ इट लीस्ट वन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द कांस्टेंट मोनोसैकेराइड हैज फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब एनोमेरिक कार्बन क्या है वो मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है। अब एनोमेरिक कार्बन का यदि एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, फ्री है, यदि एनोमेरिक कार्बन का एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। अब क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, समझो कि ये समझो कि मेरे पास क्या है, एक ऐसा वर्क है ना, मेरे पास ऐसी पावर्स हैं, मेरे पास कुछ क्या है पावर्स हैं, जिनमें से 6 पावर्स है, 6 में से मैं क्या 5 पावर का बड़ी आसानी से उपयोग कर रहा हूं, वो पांचों की पांचों पावर मेरी क्या है, बिजी है, वो पांचों मेरी पावर क्या है, कहीं इंगेज्ड है, लेकिन एक पावर क्या है, खाली बैठी हुई है। तो सीधी सी बात है, यदि कुछ समस्या आएगी तो वो क्या करने लग जाएगी, उस समस्या से रिएक्ट करने लग जाएगी। इसी तरीके से यहां पर भी कि हमने कहा कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या बैठा हुआ, फ्री बैठा हुआ है। तो जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री बैठा हुआ है तो वो फ्री के चक्कर में किसी न किसी से रिएक्शन कर लेगा। अब यदि वो रिएक्शन कर लेगा, तो सीधी सी बात है, वो जो अभी तक डाइसैकेराइड नामक कंपाउंड बना हुआ था वो टूट जाएगा। क्यों टूट गया, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने क्या कर ली, किसी और के साथ रिएक्शन कर ली, ठीक है। तो हम इस प्रकार की फिर शुगर को क्या बोलते हैं, जो रिड्यूस्ड हो जाती हैं इस वजह से, किसकी वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्रिया करने की वजह से, तब हम इस प्रकार को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर या जो डाइसैकेराइड वाली रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, इनकी अपनी कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ये बेनेडिक्ट टेस्ट को पॉजिटिव शो करती हैं और म्यूटा रोटेशन में चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन में सॉल्यूशन दिखाती हैं, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल रोटेशन में वो परिवर्तन दिखाएंगी एक, और दूसरा रिड्यूसिंग बेनेडिक्ट टेस्ट क्या आता है, उनका पॉजिटिव आता है। बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में पीछे मैंने चर्चा की हुई है ऑलरेडी पिछली क्लास में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज है, तुमको माल्टोज नहीं रखना, सुक्रोज रखो, सुक्रोज नहीं रखना, लैक्टोज रखो, ये सब क्या है, सॉरी सुक्रोज रख दो, है ना, तो ये उसके क्या है उदाहरण हो जाएंगे। अब आता है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वहां पर आप जैसे यहाँ पे पीछे रख दिए ना आपने, यहाँ पे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, बस ये दो रख सकते हो रिड्यूसिंग मामले में, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, एक रिड्यूसिंग है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग है। जैसा कि हमने पीछे रिड्यूसिंग डिस्कस कर लिया, वो रिड्यूसिंग क्या था कि दीज कंटेन अ फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप व्हिच अलाउज देम टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कि इन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड क्या है, जिनके पास एक क्या था, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप था जिसने रिएक्ट कर दिया, और एक क्या कर दिया, वहां पर एक नई चीज क्या हमको प्रोड्यूस करके दे रहा। इसके एग्जांपल क्या है, तो माल्टोज और लैक्टोज है। नॉन रिड्यूसिंग के एग्जांपल क्या है, तो नॉन रिड्यूसिंग के एग्जांपल प्राइमरी एग्जांपल क्या है, सुक्रोज है। इसके अलावा क्या हो जाता है, टेट्राहेलोज भी उसका ही एग्जांपल है। दिस डू नॉट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स डज नॉट हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप एंड कांट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि इनके पास एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं होता है, तो सीधी सी बात है, यह रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं करते हैं। जैसे कि टेट्राहेलोज, जैसे कि सुक्रोज, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, वो रिएक्शन कर सकते हैं मार्केट में नए कंपाउंड से, इसलिए उसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, माल्टोज और आपका लैक्टोज, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी।
अब आता है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, ये पीछे मैंने समझा दिया था तो इसको यहाँ पे स्किप करूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स में सबसे पहला डाइसैकेराइड आता है वो है माल्टोज, ठीक है। डाइसैकेराइड की सूचियों में सबसे पहला डाइसैकेराइड क्या आता है, माल्टोज आता है। माल्टोज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ना, यहाँ पे जो हिंदी वाले मेरे दोस्त हैं वो इसको देखते रहेंगे एक बार, है ना। सबसे पहले आता है माल्टोज, कि माल्टोज इज अ होमोडाइसैकेराइड। अब वापस इसको भी समझ लो भाई, होमोडाइसैकेराइड क्या होता है, हेट्रोडाइसैकेराइड क्या होता है, ठीक है। अब डाइसैकेराइड तो क्या है कि भाई दो शुगर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से एक ग्लाइकोसाइड बना रहे हैं, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। अब हम कहते हैं कि जो दो शुगर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो दोनों सेम है, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिल रहा है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज के साथ मिल रहा है ना, इस प्रकार से गैलेक्टोज गैलेक्टोज के साथ मिल रहा है। तो यदि इस प्रकार से प्रक्रिया होगी देन हम उस चीज को क्या बोलते हैं, होमोडाइसैकेराइड बोलेंगे। और यदि दोनों अलग अलग हो जाए, मतलब जिस उदाहरण के लिए ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर रहा है, यदि इस प्रकार से कुछ होगा देन हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोडाइसैकेराइड बोलेंगे। मतलब दोनों कंपाउंड अलग अलग है तो हेट्रो, दोनों सेम है तो क्या हो जाता है, होमो, ठीक है। अब आता है कि माल्टोज क्या है, होमोडाइसैकेराइड है, मतलब दोनों इसमें क्या होंगे, कंपाउंड सेम होंगे, कंपोज्ड ऑफ अ डी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड बाय एन 1,4 अल्फा ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इसमें हमने कहा होमोडाइसैकेराइड है, मतलब दो कंपाउंड तो भाग लेंगे लेकिन दोनों सेम रहेंगे। वो सेम कंपाउंड क्या है, तो हमने दोनों जगह क्या यूज किया, डेक्स्ट्रस ग्लूकोज का यूज किया। डेक्स्ट्रस ग्लूकोज ने क्या किया, एक डेक्स्ट्रस ग्लूकोज कंपाउंड ने दूसरे डेक्स्ट्रस ग्लूकोज कंपाउंड के साथ रिएक्शन करी। इस रिएक्शन का नेम क्या हुआ, इस रिएक्शन का नेम हुआ अल्फा 1,4 ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या पता चला हमको पता चला कि ग्लूकोज के पहले ग्लूकोज कंपाउंड के पहले कार्बन ने दूसरे ग्लूकोज कंपाउंड के चौथे कार्बन के साथ क्या किया, रिएक्शन किया, है ना, जिसमें जो ग्लूकोज था वो ऑलरेडी क्या था, एनोमेरिक फॉर्म के कारण अल्फा था, है ना, एनोमेरिक फॉर्म के कारण ऑलरेडी क्या हो रखा था, अल्फा हो रखा था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस रिएक्शन के पश्चात एक नया कंपाउंड बना जिसको हमने क्या बोला, माल्टोज बोला। The C1 of the one D-glucose forms a glycosidic bond with C4 of the another glucose, जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया आपको, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो एक रिड्यूसिंग शुगर है, पीछे हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, यहाँ पे भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, दूसरा म्यूटा रोटेशन रहेगा कि एग्जीबिशन ऑफ बोथ अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। ये म्यूटा रोटेशन का अल्फा फॉर्म क्या है, बीटा फॉर्म क्या है, पीछे क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पिछली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव बेनिफिट शो करते हैं, ये हमने पीछे भी देखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था हमने, रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, म्यूटा रोटेशन भी शो करते हैं, बेनिफिट टेस्ट भी शो करते हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है। हमने कहा था पीछे अल्फा डी ग्लूकोज किसके साथ जुड़ेगा, अल्फा डी ग्लूकोज के साथ ही जुड़ेगा। क्या नाम होगा इसका, 1,4, है ना, क्या हमने नाम दिया था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यही हमने बोला था ना। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला कार्बन चौथे कार्बन के साथ क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ रहा है। ये जो नया कंपाउंड बना इसको हमने क्या बोला, ग्लाइकोसाइड बोला, है ना, इसको हमने क्या बोला, जनरल नाम क्या दिया, ग्लाइकोसाइड, और स्पेसिफिक नाम हमने क्या दे दिया, है ना, स्पेसिफिक नाम हमने क्या दे दिया, माल्टोज, है ना, स्पेसिफिक नाम हमने क्या दे दिया, माल्टोज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आता है अकरेंस एंड इंपॉर्टेंस, माल्टोज कहां से मिलता है, माल्टोज इज फाउंड इन अ माल्ट। बोले माल्ट का होता है, तो जब तुम गंजे में चावल बनाते हो, कुकर में नहीं, है ना, गंजे में, जब तुम गंजे में चावल बनाते हो तो गंजे में जब चावल बनाया जाता है तो ऊपर चावल के क्या है, बहुत सारा पानी आ जाता है, उस पानी को क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है, और चावल क्या हो जाते हैं, हमारे पक जाते हैं। लेकिन वो जो पानी है उसमें बहुत सारा क्या था, हमारा माल्ट प्रेजेंट था। ये समानता किसमें है, तो भाई मिल्क बेवरेजेस और चावल आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन अ माल्ट विच इज यूज्ड इन अ माल्टेड मिल्क एंड बेवरेजेस, ठीक है। तो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, माल्टोज का, माल्ट। formed in a human body by the partial hydrolysis of a starch during digestion, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस होने पर भी इसका क्या है, हमारे शरीर में निर्माण हो सकता है। इसके अलावा फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाय द एंजाइम माल्टोज इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो माल्टेज एंजाइम के कारण इसका भी क्या होता है, एक हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और कहां पर होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको ध्यान रखनी कि अकरंस कहां से है, माल्ट से, ठीक है।
दूसरा कि इसका स्टार्च का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब यह हमारे शरीर में ही बन जाता है ना, डाइजेशन की प्रक्रिया के टाइम पे। तीसरा कि यदि इसी का क्या करवा दिया जाए, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके प्रेजेंस में, एक एंजाइम होता है माल्टेज, तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करके हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज के 2 कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कुछ इसी प्रकार के और होमोडाइसेक्राइड होते हैं। उनमें होमोडाइसेक्राइड में एक आइसोमाल्टोज होता है, दूसरा क्या होता है, सेलोबायोज। हमने होमो और हेट्रो के पीछे बात कर ली थी, यहाँ पे चूंकि दोनों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, इसलिए क्या हो गया, होमोडाइसेक्राइड माना जाएगा। अन्य होमोडाइसेक्राइड के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो आइसोमाल्टोज हो सकता है और क्या हो सकता है, सेलोबायोज भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनकी प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माल्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक आपका दिया हुआ है आइसोमाल्टोज का, दूसरा दिया हुआ है सेलोबायोस का। ये आइसोमाल्टोज और सेलोबायोस दोनों के स्ट्रक्चर में क्या सेम प्रकार के कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सेम प्रकार के कंपाउंड के पार्टिसिपेट करने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, होमोडाइसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, वो है लैक्टोज। पहला हमने क्या पढ़ा था, माल्टोज, दूसरा है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक हेटेरोडाइसेक्राइड है, मतलब हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब 2 कंपाउंड आपस में जुड़े और दोनों अलग अलग हैं, यदि दोनों सेम है, जैसे कि पीछे हमने माल्टोज में देखा, ये भी ग्लूकोज था, ये भी ग्लूकोज था, तो ये क्या हो गया हमारा होमोडाइसेक्राइड। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तब हम इसको क्या बोल देंगे, हेटेरोडाइसेक्राइड बोलेंगे। ग्लूकोज एक हेटेरोडाइसेक्राइड कंपाउंड है, जिसमें क्या उनसे 2 कंपाउंड जुड़ते हैं, तो एक बीटा डी गैलेक्टोज जुड़ता है और दूसरा क्या जुड़ता है, डी ग्लूकोज जुड़ता है। ठीक है, ये जो अल्फा डी सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ रहे हैं, इन दोनों के जुड़ने का जुड़ाव होता कहां पर है, ये होता है पहले कार्बन किसका, गैलेक्टोज का, चौथा कार्बन किसका, ग्लूकोज का, तो कार्बन नंबर 1 4 पे होगा और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, लैक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो हमने पीछे ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ था। हमने यहाँ पर पीछे देखा था कि माल्टोज और लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। वही बात हमने यहाँ पर भी देखी थी, जैसे माल्टोज में हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा था कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, ऐसा ही हमने यहाँ पर भी देखा था ना, ऐसा ही हमने यहाँ पर भी देखा कि यह भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, न्यूट्रल रोटेशन होगा, इसके अलावा पॉजिटिव जेनेटिक टेस्ट होगा। यही सेम बातें हमने किसमें भी देखी हुई थी, हमारे माल्टोज में देखी हुई थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है लैक्टोज का, हमने पीछे डिस्कस किया कि 2 डिफरेंट कंपाउंड जुड़ेंगे, जिनमें से एक क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज है, दूसरा क्या है, ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से मिल रहे हैं। ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना उसको हमने नाम क्या दे दिया, तो हमने नाम दिया बीटा 1 4 लिंकेज, है ना, नाम क्या दिया हमने, बीटा 1 4 लिंकेज नाम दिया। वही बात यहाँ पे शो हो रही, जहां पे यहाँ पे वही बात शो की गई है। ठीक है, दोनों में स्ट्रक्चर में कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब आता है कि इसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो लैक्टोज प्राप्त करने का सबसे आसान मीडियम क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, चूंकि ये मिल्क में पाया जाता है, इसलिए शुगर को, इसलिए लैक्टोज को क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर कहा जाता है ना, इसीलिए क्या कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि लैक्टोज कहाँ पाई जाती है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। ठीक है, इट प्लेज इन डाइटरी एंड क्लिनिकल रोल इन ह्यूमन ट्रेडिशन। डाइजेशन के तौर पर बात करें कैसे होता है, जैसे हमने देखा माल्टोज का डाइजेशन कैसे होता है, तो माल्टोज का डाइजेशन माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वैसा ही हम यदि लैक्टोज को लेकर के बात करें, तो लैक्टोज का जो हाइड्रोलाइसिस है वह डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज में हो जाता है। मतलब यदि तुम क्या कर दो, माल्टोज को तोड़ दो, यदि माल्टोज को तोड़ दो, है ना, इसको मान लो तोड़ दिया, सिंगल कंपाउंड बन गया था दोनों को मिला करके, तुमने तोड़ दिया, तो ये अलग मिल जाएगा, ये अलग मिल जाएगा, दोनों अलग अलग अपना अस्तित्व बना करके रहेंगे, जिसमें बीटा आपका डी गैलेक्टोज और ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज दोनों अलग अलग निकल आएंगे। ठीक है, ये होता कहां पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके प्रेजेंस में होता है, गैलेक्टोसाइडेज, जिसका एक अन्य नाम क्या है, लैक्टेज, है ना, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, जिसका एक अन्य नाम क्या है, लैक्टेज। ठीक है,
अब एक टर्म होता है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, है ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है, हिंदी में उसको एक लिए नाम दे सकते हैं कि आपको क्या हो गई, लैक्टोज की असहिष्णुता हो गई है। लैक्टोज की असहिष्णुता होने का मतलब क्या, उसको समझ लेते हैं कि इन मेनी मैमल्स इंक्लूडिंग अफ्रीकन एंड एशियंस लैक्टेज लेवल डिक्रीजेस विद द एज। अब मान लो उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे शरीर में क्या गया, लैक्टोज गया, उसको अल्टीमेटली तोड़ेगा कौन, उसको अल्टीमेटली तोड़ेगा एक एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टेज है। ये एंजाइम कहां पे ये सब तोड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां तोड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या बना करके देगा तुमको, गैलेक्टोज बना करके देगा, प्लस क्या बना करके देगा, ग्लूकोज बना करके देगा। ठीक है, हम कहते हैं कि इन मेनी मेमल्स इंक्लूडिंग अफ्रीकन नेशंस लैक्टेज लेवल इंक्रीजेस सॉरी डिक्रीजेस विद द एज। हम कहते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ ये क्या हो जाए, लैक्टेज कम होता चला जाए। यदि बढ़ती हुई उम्र के साथ लैक्टेज कम होता चला जाएगा तो वह लैक्टोज को कभी ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। लैक्टोन यदि ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उसका शरीर में कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से, है ना, उसका कंसंट्रेशन शरीर में बढ़ता चला गया क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, क्योंकि लैक्टेज नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, शरीर में लैक्टोज का इंटॉलरेंस हो जाता है। मतलब अब हमको शरीर में और लैक्टोज नहीं चाहिए है, ऑलरेडी हमारा शरीर क्या हो चुका, फुल हो चुका है। ठीक है, तो lactose intolerance occurs when under undigested lactose reaches the colon where a bacteria fermented into CO2, H2 and organic acids leading digestive issues, है ना। कि भाई अब लैक्टेज एंजाइम तो है नहीं, अब लैक्टेज है नहीं, फिर भी तुम्हारा क्या करवाना है, उसको डाइजेस्ट करवाना है। तो डाइजेस्ट तो प्रॉपर होगा नहीं, तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो फर्मेंटेशन हो जाएगा। बोले फर्मेंटेशन कैसे हो जाएगा, तो फर्मेंटेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, तो CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड बन जाएंगे, जो कि आपके शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक रहेंगे। ठीक है, Infants lacking lactate can't digest milk, leading to gastrointestinal discomfort। कई बार आपने देखा होगा कई बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, दूध पीते हैं तो उनको उल्टी हो जाती है। क्यों उल्टी हो रही है, क्योंकि बच्चों के शरीर में अभी क्या है, लैक्टेज नामक एंजाइम नहीं बना है, लैक्टेज का एंजाइम नहीं है। चूंकि लैक्टेज का एंजाइम नहीं है तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, तो उसकी अपच हो जाती है, इंटॉलरेंस हो जाता है, असहिष्णुता हो जाती है, और वह किसी न किसी डिस्कम्फर्ट में क्या है, निकल करके आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा जो कंपाउंड आता है वो आता है सुक्रोज। पहला माल्टोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा सुक्रोज। सुक्रोज एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है। क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है तो हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, हेट्रोडाइसैकराइड है। क्या है, हेट्रोडाइसैकराइड है, जो कि कैसे बनता है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से बनता है। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, कोई म्यूटारोटेशन नहीं होता है, और पॉजिटिव बेंडिक टेस्ट नहीं आता है ना, मतलब निगेटिव आता है। ठीक है, जबकि यही बातें आपने उल्टे तौर पर पढ़ी थी। मतलब यदि आप यहाँ पे लैक्टोज रख दीजिए या फिर क्या रख दीजिए, माल्टोज रख दीजिए, तो वह रिड्यूसिंग हो जाएगा, रोटेशन शो करेगा, पॉजिटिव बेंडिक शो करेगा, लेकिन सुक्रोज यह कुछ भी शो नहीं करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको वही स्ट्रक्चर दिया हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, दो कंपाउंड क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, किसकी मदद से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से। बस आपको बॉन्ड ध्यान में रखना है, कौन सा, 1 और 2। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा डी ग्लूकोज के बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से क्या है, मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। ठीक है, यहां तक की बात ये ध्यान में रखना। अकरेंस कैसे होगा, तो सबसे ज्यादा जो डाइसैकराइड पाया जाता है वो एग्जैक्टली क्या, सुक्रोज ही है ना। सबसे ज्यादा जो एबंडेंटली पाया जाता है वो सुक्रोज ही है। इसको टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। जैसे लैक्टोज को तुमने क्या कहा था, मिल्क शुगर कहा था, यहाँ पे हमने देखा था। ऐसे ही इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है टेबल शुगर। मतलब वो शुगर जो आप डेली प्रतिदिन खाने में यूज करते हैं। ठीक है, मेन फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट इन दी प्लांट्स, यही क्या है, सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, यही सर्वाधिक क्या है, उपयोग किया जाने वाला है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर, यह मिठाई में उपयोग किया जाता है ड्यू टू इट्स स्वीट टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है हाइड्रोलाइसिस एंड इन्वर्जन। तो सबसे पहले कि इट कांट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो जब डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है तो इसको हाइड्रोलाइज करवा दो।
हाइड्रोलाइज करवा दोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, फ्रक्टोज मिल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में होगी, सुक्रेज के प्रेजेंस में। जैसे माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में करवाई थी तुमने, माल्टेज के प्रेजेंस में। ऐसे ही लैक्टोज की किसके प्रेजेंस में, लैक्टेज के प्रेजेंस में। ऐसे ही किसका आपका हो जाएगा, सुक्रोज का सुक्रेज के प्रेजेंस में। इस सुक्रेज एंजाइम को क्या कहते हैं, हम इन्वर्टेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्वर्टेज, क्योंकि यह शुगर को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है ना। शुगर क्या करता है, इन्वर्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेज भी कहते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ है, जैसे सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि इन्हीं से तो मिलके बना था, तो यही वापस से मिल भी जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर व्हिच इज लेबोरेटरी ड्यू टू फ्रक्टोज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। ठीक है, तो ये रिजल्टिंग जो मिक्सचर निकल करके आता है उसको हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्यों इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यह लेबोरेटरी इफेक्ट क्या है, शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है सुक्रोज के प्रेजेंस में, संदर्भ में। अब यहीं पर आता है वो है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट का मतलब होता है कन्वर्ट कर देना, किसी चीज और चीज में क्या कर देना, बदल देना। ठीक है, तो कैसे होता है कि लिक्विफाइड मिक्सचर ऑफ अ सुक्रोज, है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। तो तीन कंपाउंड के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। जैसे कौन कौन से तीन कंपाउंड हो गए, तो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और क्या हो जाता है, सुक्रोज हो जाता है। ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंबाइंड मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ठीक है, हनी इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ द इन्वर्ट शुगर। जो शहद है, जो मधु है, वो इन्वर्ट शुगर प्राप्त करने का सबसे आसान माध्यम होता है। ठीक है, यहाँ पर वही उसी फॉर्म में रिएक्शन को दिखाया गया है कि सुक्रोज है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक इन्वर्ट शुगर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी में चौथा कंपाउंड आता है टेट्राहेलोज। इस बात को हमने पीछे पढ़ा हुआ था, पीछे हमने जब अभी क्लासिफिकेशन देखा तभी हमने इस चीज को क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था यहाँ पर आपका, कि जो होमोडाइसेक्राइड होते हैं उसमें आपका आइसोमाल्टोज भी आता है और क्या आता है, सेलोबायोस भी आता है। तो आइसोमाल्टोज और सेलोबायोस जो हैं वही बात यहाँ पे लिखी हुई है ना। इसके अलावा क्या आ जाता है, टेट्राहेलोज आ जाता है। तो टेट्राहेलोज एग्जैक्टली क्या है, तो होमो डाइसेक्राइड है। होमो हेट्रो मैंने पीछे समझा दिया था, इसमें दो ग्लूकोज इकाइयां होती हैं। इनका बॉन्ड आपको ध्यान में रखना है, वो कहां पे बनता है, 1,1 पे। ठीक है, जैसा आपने पीछे देखा था माल्टोज और फ्रक्टोज में कहां बॉन्ड बनता है, 1,4 पे बनता है। ऐसे ही आपने सुक्रोज में देखा 1,2 पे बनता है। ऐसे ही टेट्राहेलोज में कहां पे बनता है, 1,1 में बनता है ना। ये 1,1 का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, तो एक आपका कंपाउंड जो रहता है ना, एक आपका जो कंपाउंड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल, और दूसरा होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड, है ना। तो ये जो पायरानोसिल है इसका पहला कार्बन और ये जो पायरानोसाइड है इसका भी पहला कार्बन, दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेलोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैसे मिलता है ये, तो इट इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट हीमोलिम्फ, है ना, इंसेक्ट ब्लड में, कि यह कीटों के रक्त का प्रमुख घटक होता है। कौन कीटों के रक्त का प्रमुख घटक है, टेट्राहेलोज। ठीक है, इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द टेम्परेचर वेरिएशंस फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियल स्पोर्स, यीस्ट एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यह तापमान परिवर्तन से ही बचाव में क्या होता है, मदद करता है ना। इसीलिए इसको बैक्टीरियल जीवाणुओं, ईस्ट और कीटों आदि में पाया जाता है। ठीक है, अभी तक का हमने जो कुछ पढ़ा था उसको हमने यहाँ पे समराइज किया है। इस समराइजेशन को आप अलग से देख लेंगे। माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, इन दोनों में क्या कुछ बातें सेम रहेंगी, क्या पॉजिटिव बेंडिक्ट रहेगा, रिड्यूसिंग रहेगा, और 1,4 पे क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। सुक्रोज के लेकर के बात करें, है ना, और इसमें ये भी होगा, क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, म्यूटा रोटेशन भी शो करेंगे, है ना, क्या शो करेंगे, म्यूटा रोटेशन भी शो करेंगे। फिर जब आएगा सुक्रोज तो यहाँ पे पूरी कहानी बदल जाएगी, है ना, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, नेगेटिव बेंडिक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है टेट्राहेलोज, है ना। टेट्राहेलोज भी क्या है, एक प्रकार का होमोडाइसेक्राइड है। तो इस होमोडाइसेक्राइड का नॉन रिड्यूसिंग और नेगेटिव बेंडिक्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चारों का एक समराइजेशन यहाँ पर दिया हुआ था।
अब आते हैं हायर ओलिगोसैकेराइड्स, है ना, कि ये तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे ये दो कंपाउंड वाले ओलिगोसैकेराइड की बात कर रहे थे, जिसको हमने क्या बोल दिया था, जिसको हमने डाइसैकेराइड बोला था। लेकिन जब हमने डिवीजन पढ़ा था, तब इस डिवीजन में हमने व्यापक तौर पे देखा था ना, इस डिवीजन में हमने व्यापक तौर पे देखा था कि यह ओलिगोसैकेराइड डाई भी हो सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा भी हो सकते हैं। वही बात अभी हम देख भी रहे हैं, है ना, वही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपका क्या है हायर ओलिगोसैकेराइड में कि सो फार वी स्टडी द डाइसैकेराइड, नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर टॉपिक्स एंड ट्राइसैकेराइड्स और हायर ओलिगोसैकेराइड्स आर नॉट अबंडेंट इन नेचर एज डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो डाइसैकेराइड प्रकृति में बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने सुक्रोज के मामले में इस बात को डिस्कस भी किया। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर के जितने ओलिगोसैकेराइड है, मतलब दो से ऊपर, मतलब दो कंपाउंड मिलाकर के जो डाइसैकेराइड बना, तो उससे ऊपर यदि हम जाते हैं 3, 4, 5 उससे में, तो उस तरह के जो ओलिगोसैकेराइड है वो उतना ज्यादा एबंडेंटली नेचर में नहीं पाए जाते हैं, है ना, वो उतना ज्यादा क्या है आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर प्राइमरली फाउंड इन प्लांट्स एंड आल्सो कंपोनेंट ऑफ द सर्टेन एंटीबायोटिक्स। तो कुछ पौधों में मिलते हैं, कुछ एंटीबायोटिक का हिस्सा होते हैं। इनको अब हम क्या है डिटेल में देखने वाले हैं। इस हायर ओलिगोसैकेराइड में सबसे पहला क्या आता है, स्टेकियोस आता है ना। स्टेकियोस क्या है, तो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग टेट्रासैकेराइड, 4 कार्बन वाला है। ये कितने वाला है, 4 कार्बन 4 मॉलिक्यूल वाला है, सॉरी, है ना, कौन सा है, 4 मॉलिक्यूल वाला है। प्रकृति क्या है इसकी, नॉन रिड्यूसिंग है ना। कहां पे मिलता है, फाउंड अलोंगसाइड रेफिनोज इन बीन्स एंड अदर प्लांट्स। तो जितने भी बीन प्लांट्स होते हैं और कुछ दूसरे प्लांट होते हैं उनमें क्या है पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, एक, तो ये टोटल 2 हो गया, 3 है ना, एक 4 एग्जैक्टली जाना है। क्यों 4 जाना है, क्योंकि ये टेट्रासैकेराइड है। तो 2 क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज यूनिट हो गई। इसके अलावा उसी में आपका एक कंपाउंड किसका आ जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज का आ जाता है। तो ये गैलेक्टोज के 2 हो गए, ग्लूकोज का 1 हो गया, और एक किसका आ जाता है, फ्रक्टोज का आ जाता है। ये सभी चारों मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसको ग्लाइकोसाइड कहते हैं, जिसको यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा, स्टेकियोज कहा जाएगा। ठीक है, अब आता है कि इसका डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेस्टिबिलिटी क्या है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि माल्टेज की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है ना। पीछे ऐसे ही हमने सुक्रोज में सुक्रेज एंजाइम का रोल देखा था, लैक्टोज में लैक्टेज का। तो इनका डाइजेशन कैसे होगा, तो सिमिलर टू रेफिनोज, है ना, स्टेकियोज कांट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ द नेसेसरी एंजाइम। तो चूंकि इनके पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होता है, तो इनका पाचन भी क्या है संभव नहीं है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट पासेस अनडाइजेस्टेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस गैसेस लीडिंग टू फ्लैचुलेंस। ठीक है, तो अब चूंकि डाइजेशन हो नहीं रहा, तो बिना डाइजेस्टेड में कहां चला जाएगा, ये बिना डाइजेस्ट हुए कहां चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा। बड़ी आंत वहां पे क्या करेगी, बड़ी आंत में वहां पे क्या होगा, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगा। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से नए प्रोडक्ट बनना चालू हो गए। ये एग्जैक्टली स्टेकियोस है, जिसमें हमने पढ़ा कि ये क्या है, 4 कार्बन की एक स्ट्रक्चर है, जिसमें हर कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा आता है बर्बेस्कोस, है ना। बर्बेस्कोस क्या है एग्जैक्टली, तो ये पेंटासैकेराइड है। हमने भी पीछे देखा स्टेकियोस क्या था, टेट्रासैकेराइड था, 4 कंपाउंड वाला। ये कौन सा है, बर्बेस्कोस 5 कंपाउंड वाला है ना। कंपोज ऑफ, इसमें 3 क्या होती है, गैलेक्टोज यूनिट होती हैं, एक क्या होती है, ग्लूकोज यूनिट होती है, और एक क्या होता है, फ्रक्टोज यूनिट होती है। टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, ये पांचों मिलकर के क्या बनाएंगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से बर्बेस्कोस बनाएंगी, है ना। स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली, तो 3 गैलेक्टोज यूनिट हमने पढ़ ही लिया था, 1 ग्लूकोज यूनिट हमने देख लिया था। ऐसे ही क्या होता है, 1 फ्रक्टोज यूनिट भी होती है। जो इसका कंपाउंड बनता है एग्जैक्टली, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर आता है, तो 1615 का क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो इट हैज 1 रिड्यूसिंग एंड 1 नॉन रिड्यूसिंग एंड। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों एंड इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कुछ
एक जो हिस्सा होगा वो रिड्यूस हो सकता है, दूसरा हिस्सा रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक अदर ऑलिगोसैकेराइड इन दिस ग्रुप इट इज नॉट डाइजेस्टिबल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द गैस प्रोडक्शन। और जैसा कि हमने पीछे देखा स्टैक्यूबायोस की डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वैसे ही ये जो वर्वेस कॉस है ये भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस किया कि यह एक 5 पेंटा एग्जैक्टली सैकराइड का फॉर्म है, ये 5 कंपाउंड से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसी में एक आता है वो है रेफिनोज। रेफिनोज एक नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकराइड है, इसको हम मेलिटोज के नाम से भी जानते हैं, है ना। रेफिनोज को ही हम क्या कहते हैं, मेलिटोज के नाम से भी जानते हैं। ये एक नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकराइड होता है। क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसैकराइड है। वाइडली फाउंड इन किसमें, लेग्यूम प्लांट्स में, लेग्यूम वेजिटेबल्स में और क्रूसीफेरस प्लांट और वेजिटेबल में मिलता है। इसके अलावा बीन्स, पीच, कैबेज, है ना, ब्रसल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, इन सब में क्या है, पाया जाता है, ठीक है। तो रेफिनोज जिसका एक नाम मेलिटोज भी है, वो भी एक क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन ये कैसा है, ट्राई सैकराइड वाला है। मतलब इसमें 3 क्या रहेंगे, आपके कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ पाया जाता है, तो लेग्यूम्स में और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, बॉन्ड कौन सा बनता है, बॉन्ड कैसे पहचानोगे, 1,6 बॉन्ड बनता है ना, कौन सा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें बनता है, किसमें, रेफिनोज में या मेलिटोस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब डाइजेस्टिबिलिटी क्या है, डाइजेशन होगा इसका कि नहीं होगा, है ना, रेफिनोज का, मेल्टियोस का। तो ह्यूमन सेलेक्ट द एंजाइम अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। अब चूंकि अल्फा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है ना, क्या नहीं है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, तो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की अनुपस्थिति के कारण समस्या बनेगी, है ना। तो ह्यूमन लैक्स एंजाइम दैट इज अल्फा गैलेक्टोसाइडेज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस लिंकेज। तो चूंकि ये एंजाइम नहीं है, तो इस लिंकेज को तोड़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब कॉन्सिक्वेंसली रेफिनोज पासेस अनडाइजेस्टेड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हुआ क्या कि तुम्हारे पास गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपका का पूरा जो ये कंपाउंड है रेफिनोज, वो पास ऑन हो जाएगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। इसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जहां पर उसका क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। जिनका पाचन नहीं होगा उनका फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन में शुगर कंपाउंड के फर्मेंटेशन से यही सब बनेगा, CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, यही सब बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके संदर्भ में, रेफिनोज या मेलिटोस के संदर्भ में, ठीक है। यहां पर कुछ उसके कंपाउंड आपके दिए हुए हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस आदि आदि, है ना। पीछे वैसे हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड कहाँ मिलता है, तो फाउंड इन सेल्स एज अ फॉस्फेट स्ट्रक्चर में मिलता है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड। इसके अलावा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी लगभग सेम प्रकार से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। टेट्रोज में एक होता है एरिथ्रोज, जो कि वाइड स्प्रेड कहीं भी पाया जा सकता है। पेंटोज में बहुत सारे होते हैं, ये सब भी अलग अलग तरीके से मिलते हैं। आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है, तो एक आपका डी लाइजोज है, जो कि हार्ट मसल्स में पाया जाता है। इसके अलावा डीऑक्सीराइबोज है, जो कि डीएनए का क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है। राइबोज है, जो क्या होता है, किसका कंस्टिट्यूएंट होता है, आरएनए का कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, है ना, लाइजोज, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। हेक्सोजेस में जाओगे तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, इन सब के अलग अलग क्या होते हैं, अकरंस होते हैं। हमने इनको पढ़ भी लिया था, कौन कहां से मिलेगा। जैसे गैलेक्टोज कहां से मिलता है, एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लैक्टोज से मिलता है। तो लैक्टोज और गैलेक्टोज इसीलिए साथ में स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। हेप्टोजेस में जाएंगे तो एक कंपाउंड होता है सीडोहेप्टुलोज, कल पिछली क्लास में एग्जैक्टली पढ़ाया था इसको, है ना, ये प्लांट से मिलता है। डाइसैकराइड में जाएंगे तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में हमने जस्ट पीछे पढ़ा था, उसको यहाँ से देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कहानी किसकी थी, ओलिगोसैकराइड्स की थी, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा करी ओलिगोसैकराइड्स के बारे में, अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में। अगली क्लास में हम पॉलीसैकराइड्स के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर क्या है विशेष ध्यान देंगे। तब तक के लिए आज की क्लास को हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।